नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और साथ में है अंशुमन तिवारी जी, खर्चा पानी के इस हफ्ते का अंतिम एडिशन लेकर। कैसे हैं अंशुमन जी आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। दर्पण और दर्शकों का स्वागत है खर्चा पानी के इस फ्राइडे एडिशन में। अंशुमन जी, हो सकता है कि जब तक हमारे दर्शकों तक ये वीडियो पहुंचे तब तक आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हो, जिसके निहितार्थ हम विस्तार से सोमवार वाले खर्चा पानी में करेंगे। अभी हम आते हैं आज के एडिशन को लेके। इसमें इंडिया यूके और इंडिया यूरोप ट्रेड पैक्ट की बात हमने कुछ महीने पहले खर्चा पानी के एक एपिसोड में की थी। इनमें से इंडिया यूके वाले ट्रेड पैक्ट की बात और आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और इसे भारत का पिछले एक दशक का पहला बड़ा फ्री ट्रेड पैक्ट कहा जा रहा है। इस बारे में कुछ बता पाएँ? लंबे समय के बाद दर्पण कहीं कुछ फ्री ट्रेड में कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाई दे रहा है। 2014 के बाद मोदी सरकार जब से सत्ता में आई तब से फ्री ट्रेड एक्ट, ट्रेड पैक्ट, ट्रेड डील्स ये सब ऐसा लगता है जैसे कि बहुत इतिहास के अतीत की बात हो गई और लंबा समय होता हो जाता है तो ऐसा लगता है कि भारत में कभी फ्री ट्रेड डील या फ्री ट्रेड पैक्ट्स भी होते रहते थे। पर हमने खर्चा पानी के एक संस्करण में इस पर चर्चा की थी कि इस साल 2 डील्स उभरती दिख रही हैं, जिन पे शायद भारत आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और उसकी वजह है भारत की अपनी ज़रूरतें, मजबूरियाँ भी हैं और उन देशों की भी हैं। तो पहली डील उसमें यूरोपियन यूनियन के साथ होनी थी, जिसके बारे में अभी कोई बहुत ज़्यादा गति और रफ्तार नहीं है। भारत ने शुरुआत में इस डील के ऊपर थोड़ी कोशिश की थी 15-16 के दौरान, पर उसके बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के व्यापार संबंधों में बहुत तालमेल, बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी नहीं दिखी और फिर चीज़ें बिखर गईं। अब जो नई डील जिस पर तेजी से काम आगे बढ़ता दिख रहा है वो भारत और यूके के बीच है या ब्रिटेन के बीच है, यूनाइटेड किंगडम के बीच है। ये व्यापार संधि शायद शायद है मैं कह रहा हूं क्योंकि सरकार आमतौर पर भारत सरकार की व्यापार नीति प्रोटेक्शनिस्ट है कंजर्वेटिव है बहुत उदार और बहुत लिबरल नहीं है रही है अभी तक, लेकिन फिर भी ये कोशिशें सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिकली और व्यापार मंत्रालय की तरफ से शुरू हुई हैं कि ब्रिटेन के साथ एक ट्रेड पैक्ट कर लिया जाए। हुँ, ऐसा पता चल रहा है जिस तरीके की खबरें हमारे पास आ रही हैं कि कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर भारत और ब्रिटेन के बीच सहमति बननी चाहिए व्यापार व्यापार की दृष्टि से, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मेडिकल डिवाइसेज हैं, बहुत सारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इनको लेकर प्लस भारतीय लोगों के ब्रिटेन में रोजगार की संभावना है क्योंकि सर्विसेज का हिस्सा भी इसमें शामिल शामिल है। इसे लेकर गतिविधियां तेजी से थोड़ी आगे बढ़ रही हैं और शायद आने वाले समय में हम इस क्षेत्र में कुछ प्रगति देखेंगे। वजह यह है कि ब्रिटेन को भी एक ट्रेड डील चाहिए ईयू जी, से निकलने के बाद, ब्रेक्सिट जी, के बाद, जी, क्योंकि ब्रिटेन अभी तक दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड ट्रेड व्यापार समूह का हिस्सा था, सबसे बड़े बड़े यूनियन का हिस्सा था, यूरोपियन यूनियन का, जिसका बड़ा फायदा ब्रिटेन को मिलता था क्योंकि ब्रिटेन यूरोप का गेटवे अमेरिका यूरोप में होने वाला प्रमुख फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लंदन के फाइनेंशियल मार्केट से कैरी होता था। लंदन चूंकि अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक स्थिति में ऐसा है कि वो दोनों टाइम जोन्स में ट्रेड कर सकता था, तो इसलिए वहां से काफी काफी ट्रेड जाता था। अब ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन को अपने आप को दुनिया में सरवाइव कराने के लिए फ्री ट्रेड में सरवाइव, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उस दृष्टि से छोटी है उसे एक व्यापार संधि चाहिए। भारत अगर इसको तेजी से आगे बढ़ता है तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड डील होने वाली होगी। भारत की मजबूरी क्या है? भारत की मजबूरी है कि भारत ने आरसेप से अपने आप को विड्रॉ कर लिया जो जी, कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्जिस्टिंग ट्रेड ब्लॉक बनने वाला है जी, वहां आप गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ी हैं, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उदारीकरण लिबरलाइजेशन में बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी कोई ट्रेड डील आनी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रांस अटलांटिक और पैसिफिक ट्रीटी होने वाली थी उसको तो रद्द कर दिया था। हुँ, बाइडेन ने भी उस नई ट्रेड डील के बारे में कोई गतिविधियां शुरू नहीं की और ईस्ट में चीन की जो के लीडरशिप में जो आरसेप है उसका भारत उससे हिस्सा बाहर नहीं बन जी, पाया, उससे बाहर है। तो भारत भी डेस्परेटली बहुत ही उत्सुकता के साथ इस कोशिश में है कि उसे कोई एक दो बड़ी व्यापार डील मिल जाए। अगर हम इसे इस साल होते देखते हैं भारत और यूके के बीच, तो दर्पण दो और ट्रेड डील इसके आधार पर आगे बढ़ सकती हैं, एक यू के साथ और दूसरी कनाडा के साथ साथ जी, ये दोनों व्यापार समझौते भी लंबे समय से लंबित हैं, तो ये व्यापार के क्षेत्र क्षेत्र से थोड़ी उत्साहवर्धक, अच्छी और प्रोत्साहक जी। देने वाली खबर है। देखना ये होगा कि भारत की सरकार राजनीतिक रूप से व्यापार उदारीकरण पर क्या नजरिया लेती है।
तो निष्कर्ष यही निकलता है सर कि यूके और इंडिया दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। हाँ, ये आप देखिए, ट्रेड डील दर्पण हमेशा दोनों ही पार्टनर के लिए विन विन होती है, तभी वो हो सकती हैं। इस समय दोनों की जरूरत है क्योंकि वो एक डील का पार्ट थे, पैक्ट का पार्ट थे और ब्रेग्जिट के कारण बाहर निकल आए। हम एक बड़ी डील का पार्ट होने वाले थे और हम भी वहां से बाहर निकल आए। तो भारत और यूके मिलकर अगर कोई एक बायलैटरल ट्रेड डील भी करते हैं तो उसका फायदा भारत के उद्योगों को और भारत के बाजार को मिलेगा। अंशुमन जी, शो के शुरू होने से पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की। जरा दर्शकों को बता दें, ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे 17 लक्ष्यों की बात करता है जिससे सभी के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके और सस्टेनेबल तरीके से हो सके। 2015 में ये गोल सेट किए गए थे यूएन के द्वारा। इन 17 गोल्स में गरीबी से मुक्ति, भूख से मुक्ति, जेंडर इक्वलिटी, साफ पानी जैसी चीजें शामिल होती हैं। अब अंशुमन जी, नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या शॉर्ट में कहें तो एसडीजी का भारत का राज्यवार डेटा जारी किया है। इस बारे में अधिक बताइए और ये क्या हमारी छवि प्रस्तुत करता है, राज्यों की क्या छवि प्रस्तुत करता है? दर्पण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का फॉलो अप थे। अब दुनिया के लिए यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया के सभी देशों के लिए कुछ मूलभूत बेसिक सुविधाएं अपनी आबादी को उपलब्ध कराने के लिए कुछ लक्ष्य तय किए थे, जिसमें कि आपने जिक्र किया गरीबी, स्वास्थ्य और बाकी सारी चीजें। हालांकि ये सारी बहसें कोविड के बाद बदल चुकी हैं और अब जो नए तरीके के डेवलपमेंट गोल्स की बहसें हैं वो कोविड के बाद शुरू होंगी। लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में सस्टेनेबिलिटी जोड़ी गई थी, पर्यावरण और बाकी सारी चीजें, और लंबे समय तक उन्हें बेहतर किया जा सके ऐसा किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के कुछ हिस्से अचीव हुए थे। गरीबी कम करने में दुनिया को बड़ी सफलता मिली थी पिछले 2-3 दशकों के दौरान। भारत इनका सिग्नेटरी है, एसडीजीज का सिग्नेटरी है। भारत, हर देश में केंद्रीय एजेंसी होती है जो इन गोल्स को इंश्योर करती है और इनको इंप्लीमेंट कराती है, इनको अपने देश में लागू कराती है। नीति आयोग भारत में वो काम करता है। नीति आयोग हर साल इन गोल्स के आधार पर, इन लक्ष्यों के आधार पर भारत के राज्यों की रैंकिंग करता है कि किस राज्य ने अपने आप को इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ाया और कितनी प्रगति की। ये एक ऐसी रैंकिंग है, ऐसा सूचकांक है, एक ऐसी रिपोर्ट है जो हमें भारत में गवर्नेंस का सरकारों के कामकाज के तरीकों की एक झलक देती है। उन्होंने क्या अच्छा किया और क्या खराब किया इसकी झलक देती। आमतौर पर सरकारें अपना मूल्यांकन कराने से बहुत डरती और चिढ़ती हैं। मूल्यांकन पर उठने वाले सवालों पे बहुत भड़कती हैं क्योंकि सरकारें नहीं चाहती कि उनका कोई मूल्यांकन करे, उनसे सवाल पूछे। पर एसडीजीज का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें एक जो केंद्रीय एजेंसी होती है जैसे नीति आयोग है, उसको एक रिपोर्ट जारी करनी पड़ती है। तो ये रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट काफी लंबी है, विस्तार से हमारे पास उसमें चर्चा करने का समय नहीं, लेकिन हम कुछ खास चीजें जो हमारे लिए जानना जरूरी है हम यहाँ लोगों को याद दिलाएंगे कि हमने खर्चा पानी के एक संस्करण में चर्चा की थी कि अगले 2-3 साल में आपका भविष्य इस बात से निर्धारित होगा कि आप किस राज्य में रहते हैं, भारत के किस राज्य से आते हैं, उस राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, उस राज्य में अस्पताल, स्कूल, शिक्षा व्यवस्थाएं कैसी हैं। और भारत में सारे राज्यों में एक जैसी परिस्थितियां नहीं है। तो जैसे जिसको वारेन बफे ओवेरियन लॉटरी कहते थे, कि आप दुनिया के किस देश में जन्म लेते हैं, इसके आधार पर आपके भविष्य की बहुत सारी चीजें तय होती हैं कि आपने अफ्रीका में जन्म लिया है, अमेरिका में जन्म लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो वो ओवेरियन लॉटरी का कॉन्सेप्ट भारत के राज्यों पर भी लागू होता है कि आप किस राज्य में जन्मे हैं, किस राज्य में हैं और किस राज्य से आते हैं। ये उस नजरिए से इस रिपोर्ट को या इस रिपोर्ट की रैंकिंग को समझना जरूरी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 3 ऐसे राज्य हैं भारत में, 4 बल्कि 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जो टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी में आए हैं। उसमें केरल है, उसमें हिमाचल प्रदेश है, उसमें आंध्र प्रदेश है, उसमें गोवा है और उसमें कर्नाटक है। ये टॉप परफॉर्मिंग पे आए हैं। बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय सबसे नीचे की रैंकिंग। कुछ ऐसा नहीं लगता अंशुमन जी, आपको सॉरी बीच में टोक रहा हूँ, कि गैस वर्क भी किया जा सकता है कि आप गैस कीजिए कौन सा टॉप में आया होगा और कौन सा नीचे आया होगा, तो 10 आउट ऑफ 9 पीपल ये कहेंगे कि ये आया होगा, मतलब
हाँ देखिए, गेस करना ठीक है, पर हमें चूंकि वो वो कहीं ना कहीं हमारे परसेप्शन से, हमारी ओपिनियन से, हमारी समझ से ड्राइव होता है। लेकिन हमें हर साल नए आंकड़े चाहिए, और ये तीसरा संस्करण है रिपोर्ट का, तो इसका मतलब है कि हर साल ये रिपोर्ट आ रही है। तो हर साल अगर राज्य इंप्रूव नहीं कर रहे हैं तो कम से कम हम तथ्य और फैक्ट्स के आधार पर इसे इसके बारे में बता सकते हैं। इसमें कई सारे और डिटेल वो हैं। मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड ने इस साल गेन किया है पिछले साल की तुलना में, लेकिन टॉप में नहीं है। मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड ने गेन किया है पिछले साल की तुलना में, यानी उन्होंने थोड़ी सी अपनी बेहतरी दिखाई है। 2019 में करीब 10 ऐसे स्टेट थे, दर्पण जो रिपोर्ट मेरे पास है उस हिसाब से, जो कि 10 और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में शामिल हैं, जो फ्रंट रनर्स की कैटेगरी में थे। इस साल 2 स्टेट्स इसमें और जुड़ गए हैं, यानी 12 राज्य फ्रंट रनर कैटेगरी में हो गए हैं। इन फ्रंट रनर राज्यों में का नाम भी सुन लें, उसके अपने आधार पर तय कर लें कि आप उन फ्रंट रनर राज्यों में रहते हैं या वहां से जुड़े हुए हैं कि नहीं है। उत्तराखंड फ्रंट रनर राज्य में है, मैंने है जो फ्रंट रनर में आया है। मैं जुड़ा हूँ, मैं वहीं का हूँ। हाँ, जो मैंने कहा था ना कि टॉप गेनर भी है इस साल का। मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड टॉप गेनर है। तो उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये इस साल के फ्रंट रनर राज्य हैं एसडीजी रिपोर्ट में। और भी इसमें बहुत सारे पैमाने हैं, किसने क्या किया, ये रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ के समझ में आएगा। पर ये कोविड के बीच पिछले 1.5 साल की गतिविधियों के बीच में हमारे सामने पहला रिपोर्ट कार्ड राज्यों के कामकाज के बारे में आया है। इस पर चर्चा होगी, विस्तार होगा, विस्तार से बातचीत होगी, पर कम से कम एक रिपोर्ट हमें बताती तो है कि कौन सा राज्य कहाँ खड़ा हुआ है। अंशुमन जी, आपसे भविष्य में ओवेरियन लॉटरी के बारे में जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था, बड़ा इंट्रिगिंग लगा था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी सीधे चलते हैं सर तीसरी चर्चा की तरफ। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी की मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई को रिवैम्प करने की बात कही गई है। उसमें पीएलआई सर पिछले साल इंट्रोड्यूस हुई थी और इसमें अब कुल 13 सेक्टर्स शामिल है। अब इस रिवैम्प के माध्यम से क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं और कितनी जल्दी ये बदलाव होने अपेक्षित है अंशुमन जी? दर्पण, ये पीएलआई स्कीम मुझे लगता है कि इस सरकार की सबसे बड़ी और सबसे फ्लैगशिप स्कीम है। इस पर काफी चर्चा होती है, काफी प्रचार भी पिछले सालों में हुआ है। पीएलआई स्कीम में सरकार ने 13 सेक्टर शामिल किए थे, उनकी लंबी सूची, उसमें टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारे सेक्टर हैं। इनके लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का बजट या पैकेज रखा गया था। इस स्कीम के तहत भारत में जो कंपनियां निवेश करती हैं उन्हें सरकार इंसेंटिव देती है, यानी पैसा देती है। बाजारी टैक्स में रियायतें नहीं देती, पैसा भी देती है उत्पादन करने के लिए। ऐसी इस स्कीम को सरकार की सबसे सफल स्कीमों में माना जा रहा है। कुछ सेक्टर में से इन्वेस्टमेंट भी आया, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई का फायदा मिला है। बहुत सारी कंपनियों ने इसका फायदा उठाकर जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं उनका फायदा उठाकर भारत में निवेश किया और उसका में उत्पादन बढ़ाया है। इस स्कीम में अब रिवैम्प की जरूरत महसूस की जा रही है 1 साल के भीतर ही। तो आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि सरकार के पास एक बड़ी स्कीम है, जिस स्कीम में कई सारी व्यवहारिक चुनौतियां भी आई हैं, जिन्हें समझकर ठीक करने की कोशिश की जा रही है और उसका रिव्यू किया जा रहा है। इस कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच गई है। जो महत्वपूर्ण चीजें इस स्कीम में बदलाव के लिए सजेस्ट की गई हैं वो कैसे आएगा, इसमें जो चीज मुझे बिटवीन द लाइन समझ में आती है, घोषणाएं और सरकार के प्रेस रिलीज और सरकार के दावों को बीच से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये स्कीम एक चीज ये कहती है कि राज्यों के साथ तालमेल और तेज किया जाना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो कि कंपनियों को भारत में निवेश के लिए बुलाती है, वो स्कीम राज्यों के साथ सही तालमेल में लागू नहीं हो पा रही। और इसलिए इस कमेटी ने कहा है कि सरकार को एक संस्थागत ढांचा बनाना चाहिए, एक संस्था बनानी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, जो लगातार इस स्कीम में जिन लोगों ने निवेश किया है उनसे बात करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। ऐसा ना हो कि वन टाइम खिड़की हो जाए कि आपने एक बार खिड़की में अपनी एप्लीकेशन जमा की और आपका इंसेंटिव मिल गया और उसके बाद चीजें नहीं चली, क्योंकि कई सेक्टर से सरकार के पास से शिकायतें आ रही हैं कि पीएलआई स्कीम कुछ सेक्टर्स में तो काम कर रही, बाकी सेक्टर्स में उसमें उतना रिस्पांस नहीं दिख रहा है, जबकि उसकी संभावनाएं
पोटेंशियल भारत में काफी ज्यादा है। उसकी वजह है कि वही से सवाल की भारत की नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, राज्यों के काम करने का ढंग, राजनेताओं का सोचने का सुस्त ढंग। दूसरी चीज ये कमेटी अंडरलाइन करती है कि डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस बहुत स्लो है, उसे क्विक होना चाहिए, और इस समस्या से हम कई सालों से परेशान हैं। नई सरकार बदलने के बाद भी ये चीजें नहीं बदलती कि चीजें तेजी से फैसले किए जाएं, तुरंत फैसले किए जाएं। इतनी बड़ी स्कीमों से लागू करके ताली बजवा ली जाती है और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाती है, और ये बात केवल पीएलआई के साथ ही नहीं, हर उस स्कीम के साथ है। आपके यहाँ चाहे मोबाइल फोन की फैक्ट्री लगानी हो या आपकी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन का प्लांट लगाना हो, व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी एक ही तरह से काम करती है। तो ये भारत की सरकार की सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है। इसमें ये दूसरे रिव्यू की बात है कि पूरी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस, फैसले लेने की प्रक्रिया तेज की जाए। इस स्कीम में 13 सेक्टर नोटिफाइड है, जिनमें 7 को कैबिनेट का अप्रूवल भी मिल चुका है। लेकिन राज्यों से सहयोग की दृष्टि से फैसले लेने की प्रक्रिया की दृष्टि से और जमीन पर निवेशकों की समस्याएं समाधान करने की दृष्टि से इस स्कीम में कई बड़ी दरारें या खामियां पाई गई हैं, जिनको रिव्यू करने की बात चल रही है। उस रिव्यू के बाद हमें पता चलेगा कि क्या बदलाव हुआ। इसमें मतलब जैसे मैं पढ़ रहा था, थोड़ा ही समझने की कोशिश कर रहा था, इसमें जैसे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है, राय रखी है, मतलब कि हमारे जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, या जो टारगेट्स हैं उनको कम कर दिया जाए, क्योंकि कोविड के चलते या महामारी के चलते। हालांकि उसमें इन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया है, ये भी अंत में ये भी एक नई चीज आई, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद रही लॉकडाउन के कारण उसके बाद मार्केट में मंदी आ गई। तो जो टारगेट दिए गए थे, परफॉर्मेंस के टारगेट क्या थे, जैसे आप एक मोबाइल कंपनी है तो आपको साल भर में इतने लाख या इतने लाख फोन बनाने हैं, और जब उतने लाख फोन आप बना लेंगे तो सरकार आपको एक इंसेंटिव के तौर पर उतना पैसा आपके खाते में डाल देगी कंपनी के तौर पर। यही करके हमने कंपनियों को बुलाने की कोशिश की थी। ये रियायतें उन बाकी और रियायतों से अलग हैं जो उनको कंपनी को मिल रही, लेकिन पिछले साल बंदी भी रही, मंदी भी है। तो कंपनियां वो प्रोडक्शन कर ही नहीं पाई, तो अब वो ये चाहती हैं कि साहब अब सरकार इस स्कीम को थोड़ा रिलैक्स कर दे, परफॉर्मेंस के टारगेट कम कर दे कि हमसे अगर आपने 10 लाख फोन बनाने के लिए कहा, सब 10 लाख तुम नहीं बना पाए, हमें 6 लाख 7 लाख पर क्या सरकार उसके साथ इंसेंटिव भी कम करेगी? सही बात कि अगर परफॉर्मेंस कम की जाएगी तो इंसेंटिव्स भी कम किए जाएंगे, इंसेंटिव्स वहीं रहेंगे। ये आने वाले समय में पीएलआई में बड़ा विवाद का या बहस का या कंटेंशन का मुद्दा होने वाला है, क्योंकि जिस शर्त पर इन कंपनियों को बुलाया गया था कि भारतीय बाजार बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत ज्यादा डिमांड है, आकर पैसा लगाइए, प्रोडक्शन करिए और इसके साथ ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनिए, यहां से एक्सपोर्ट करिए। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मंदी है, डिमांड नहीं है। भारतीय बाजार में तो लोगों की परचेसिंग पावर ही खत्म हो गई बेकारी और मंदी के कारण। तो कंपनियों ने जो कमिटमेंट किए थे प्रोडक्शन के तौर पर इंसेंटिव के बदले, कि उनके सामने गाजर लटकाई गई थी, उस गाजर को देखकर उन्होंने प्रोडक्शन के जो वादे किए थे उन्हें वो निभा पाने में अपने आप को मुश्किल महसूस कर रही, और वो ठीक करने के लिए उन्हें उनके इंसेंटिव घटाएगी सरकार, और अगर उनके इंसेंटिव घटाएगी तो क्या वो निवेशक बने रहेंगे? ये बहसें जैसे ही कोविड का ये दौर कुछ थमेगा और अर्थव्यवस्था में वापस चीजें लौटेंगी, तब ये बहसें जरूर शुरू होंगी, और तब हम खर्चा पानी में आपको अपडेट करेंगे कि सरकार ने इस नीति में कौन से बदलाव किए। तो पीएलआई को लेकर चर्चाएं जारी रहेंगी भविष्य में, जैसे ही ये दौर थमेगा। लेकिन आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का खर्चा पानी। शो कैसा लगा? कोई राय या फीडबैक हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद अंशुमन जी। धन्यवाद।